हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी बाय वर्षा पर। तो आज हम हमारी क्लास जो 8 है जो क्लास 8 है उसका चैप्टर 1 आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। और इससे पहले मैंने क्लास 7 और क्लास 6 की जो वीडियोज़ हैं एनसीईआरटी साइंस की वो अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं। तो आप जाइएगा और अगर किसी भी बच्चे का एग्ज़ाम सीटेट और यूपीटेट या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें एनसीईआरटी फॉलो की जाती है और वहाँ साइंस आती है तो आप ज़रूर देखिएगा, बहुत हेल्प आपको मिलेगी क्योंकि मैंने चीज़ों को इस तरीके से ही बताया और हाईलाइट किया है जो आपके क्वेश्चंस वहाँ से आने की पूरी पूरी संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। पहला है क्या है हमारा, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो पहली लाइन इसमें दी गई है, सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। तो जो जितने भी सजीव होते हैं तो वो अपनी जो ऊर्जा होती है उसमें कहाँ कहाँ यूज़ होती है, वो पाचन में, श्वसन में और उत्सर्जन में। हम अपना भोजन पौधों एवं जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं, है ना। तो हमारा जो भोजन होता है वो हमें पौधों या जंतुओं से प्राप्त होता है, इसके अलावा और कोई सोर्स नहीं है जहाँ से हम अपना भोजन प्राप्त कर सकें। इसके बाद है, एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। तो ये बिल्कुल सामान्य सी बात है कि जब लोग ज़्यादा होंगे तो उसका जो उत्पादन होगा, उसका जो प्रबंध होगा, मैनेजमेंट, चीज़ों को कैसे करना है, कहाँ पर ज़्यादा मतलब चीज़ों को भेजना है, कहाँ कम रखना है, उनको स्टोर कैसे करना है, वितरण कैसे करना है उनका, तो ये सब चीज़ें क्या है करने के लिए भी एक बड़े स्तर पर करने की आवश्यकता होती है। इसके बाद है कृषि पद्धतियाँ। तो कृषि पद्धतियों में हम आगे बढ़ने से पहले एक यहाँ पर छोटी सी बात कही गई, एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है, बस एक बेसिक नॉलेज है बेस बनाने के लिए कि चीज़ें कृषि हुई कैसे और कहाँ से आई है। लगभग 10,000 ईसी पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके, इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी ये बात बताई गई है, जो हमारी कृषि है किस तरीके से मनुष्य द्वारा वो शुरू की गई, किस तरह से गेहूं या अन्य फसलों को बोया गया और कहाँ से उसकी शुरुआत हुई। ठीक है, बस यहाँ पर ये बात है, बाकी एग्ज़ाम से रिलेटेड यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ एक बेस बनाने के लिए था कि आपको ये पता चल सके कि जो कृषि है वो स्टार्ट कैसे हुई। या जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनको, क्योंकि बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी टीचर से क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैडम या सर की ये जो मतलब हमने खेती वगैरह करना कैसे शुरू किया, कब से शुरू किया, तो बस वो नॉलेज उनकी उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए यहाँ पर एनसीईआरटी में ये छोटी सी लाइनें दी गई हैं। ठीक है। बट एग्ज़ाम से जैसे सीटेट यूपीटेट आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा तो वहाँ से यहाँ पर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं हम। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं, है ना। मान लो एक काफ़ी बड़ा लैंड एरिया है और आपने देखा भी होगा, और वहाँ पर क्या है, एक ही तरह की फसल को उगाया गया है। तो जब एक ही तरह की मतलब वहाँ पर कोई भी फल, सब्जी, गेहूँ, अनाज कुछ भी उगेगा तो वो क्या कही जाएगी, आपकी फसल उसको कहा जाएगा। ठीक है। उदाहरण के लिए गेहूँ की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूँ के हैं। वही बात है जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो जो हमारी फसलें होती हैं अलग अलग तरह की हो सकती हैं, उसमें हमारे अन्न भी आती हैं, सब्जियां भी आती हैं और फल भी आती हैं। और मौसम के आधार पर क्या होता है, फसलों को उगाया जाता है और उनको हम वर्गीकृत भी कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है, यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हैं। तो जैसे कि आपको पता ही होगा जो हमारा भारत देश है, इसमें क्या होता है कि काफ़ी सारी मतलब डिफरेंस देखने के लिए मिलते हैं अलग अलग पार्ट्स में। देखिए मुझे मैप बहुत ज़्यादा अच्छा से नहीं बनाना आता, बस मैं ऐसे ही रफली मैप बना रही हूँ, बस समझाने के लिए चीज़ों को, जिससे कि आप उसको अच्छे से समझ सकें। एक बार दोबारा से ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ।
बस ये रफ़ आइडिया है, मुझे प्रॉपर तरह से बनाना नहीं आ रहा है, आप बस समझाने के लिए ही है। तो जैसे कि आप देखेंगे कि जो ऊपर वाला पार्ट है, नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट है, वहाँ क्या है, ज़्यादातर आपका पहाड़ी क्षेत्र होता है। तो वहाँ पर जो सब्जियाँ, फल या जो भी उगाया जाएगा, वहाँ की जलवायु परिस्थिति के हिसाब से उगाया जाएगा, क्योंकि वहाँ का जो मौसम होता है वो ठंडा होता है। अगर आप इधर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपका राजस्थान होता है, जो काफ़ी क्या है, आपका रेगिस्तान इलाका है। ठीक है, तो रेगिस्तान में जो सब्जियाँ या जो भी पेड़ पौधे उगेंगे वो इस तरह के होंगे जो नीचे तक उनकी जड़ें जा सके और पानी से वो ज़मीन के अंदर से पानी को खींच सकें। इसके बाद आपका ये नॉर्थ इंडिया इस तरह का यहाँ पर पार्ट है। तो यहाँ की जो मिट्टी होती है वो अलग तरह की पाई जाती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि अलग तरह के आपकी फसलों को उगाया जाता है। ऐसे ही साउथ इंडिया में भी बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर काली मिट्टी या फिर मतलब आपकी कॉफ़ी वगैरह का उत्पादन होता है, चाय का उत्पादन होता है। तो वहाँ की जो जलवायु परिस्थिति है उन्हीं के हिसाब से वहाँ पर उनका उत्पादन किया जाता है। तो किसी भी मौसम का फसल उगाने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, इसके बाद आता है देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलों को दो वर्गों में बांटा जाता है। तो वो बाट कौन से हैं? खरीफ फसल और रबी फसल। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। तो मतलब वर्षा ऋतु कब आती है हमारी? जून से सितंबर तक होती है। और इसके अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं? धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि। ये क्या है? हमारी खरीफ की फसलें हैं। इसके बाद है रबी फसल। शीत ऋतु यानी अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती हैं। गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो दालें और सब्जियाँ होती हैं, बहुत सारी जो सब्जियाँ होती हैं वो आपकी कहाँ उगाई जाती है, कब उगाई जाती है? ग्रीष्म में उगाई जाती हैं। इसके साथ ही यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, सीटेट और यूपीटेट में आपका यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है फसलों से रिलेटेड, कि वहाँ पर आपको मैचिंग के रूप में भी दी जा सकती है कि मतलब एक तरफ आपको फसल दे दी जाएगी और एक तरफ आपको ये बताना होगा कि वो खरीफ की फसल है नहीं है, और दूसरी तरफ रबी की फसल दे दी जाएंगी और ये चेक करना है। तो ऑप्शंस में, मैचिंग में किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, बट ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। इसके बाद है यहाँ पर देखिए कि जो धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं, है ना। तो जो जिनके घरों में खेती होगी या जिनके घर के आसपास खेती या धान बोते होंगे तो आपको पता ही होगा कि वहाँ पर पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है धान की खेती में। तो इसे हम केवल क्या है, वर्षा ऋतु में ही उगा सकते हैं। आगे देखते हैं हम, फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। यानी कि क्या होता है कि जब किसान किसी भी फसल को बोता है तो डायरेक्टली क्या होता है कि वो ज़मीन में जा कर के उसे बोना शुरू नहीं कर देता है। उस समय में उसे बहुत सारी चीज़ें क्या हैं, करनी पड़ती हैं, तब जा कर के वो एक फसल अच्छी तैयार होती हैं। और उन्हें उन क्रियाकलापों को हम क्या कहते हैं? कृषि पद्धतियाँ कहती हैं। और वो कौन कौन सी कृषि पद्धतियाँ हैं? पहली है मिट्टी तैयार करना, दूसरी है बुआई, थर्ड है खाद एवं उर्वरक देना, फोर्थ है सिंचाई, फिफ्थ है खरपतवार से सुरक्षा, फिर सिक्स्थ है कटाई और सेवेंथ है आपकी भंडारण। तो अगेन यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ के आ सकता है कि इनमें से बताइए, कि आपको बहुत सारे 4 या 5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए कि इनमें से कौन सा चरण ऐसा है जो मतलब आपके कृषि पद्धति का नहीं है, या जो कृषि पद्धति के हैं। और ये भी हो सकता है कि आपसे इनका क्रम पूछ लिया जाए कि इसके बाद कौन सा क्रम आएगा। तो ये चीज़ें पता होनी ज़रूरी है और इसी क्रम से क्या है, हमें चीज़ों को खेती में करना पड़ता है। तो इसके लिए भी क्या है, ये ज़रूरी है। और इसके साथ ही अगर आपका एग्ज़ाम क्योंकि बिहार में भी आपका एनसीईआरटी ही फॉलो की जाती है, तो वहाँ पर भी इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं। तो कोई भी आपका फ्रेंड या जानने वाला बिहार की भी कोई तैयारी कर रहा हो और उसे एनसीईआरटी रीड करनी हो, तो आप मेरी वीडियो को उस तक पहुँचा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इन चीज़ों को क्या है, डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोलना
पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। तो मिट्टी को पलटने को ही हम क्या कहते हैं, पोला बनाना। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोला मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार जड़ों की सरलता से श्वसन करने में सहायक है। तो अब हम देखेंगे पोला मिट्टी में रहने वाले, देखो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है एक क्वेश्चन की तरह है, तो आप इसको उस तरह से कंसिडर मत करना। जो भी नोट्स बना रहे होंगे तो उसे मतलब यहाँ पर लिखने की नीड नहीं है, वो बस इसलिए है कि जो आगे बात बोली गई है तो वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है ना, या फिर एग्ज़ाम में भी किस तरह से वो क्वेश्चन आ सकता है। तो नोट्स बनाते समय आप इसे नोट नहीं करिएगा अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। और सुनने में भी सिर्फ ये है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका आंसर के हिसाब से ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। तो पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव किसानों के मित्र हैं क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। मिट्टी को पलटना और पोला करना आवश्यक है। तो अभी क्या होता है कि जब पोला मिट्टी होती है तो उसमें जो रहने वाले केंचुए और सूक्ष्म जीव होते हैं तो क्या होते हैं, उस मिट्टी में मतलब क्या है, वृद्धि करते हैं, उसके ह्यूमस को बढ़ाते हैं। जब ह्यूमस अच्छा होगा मिट्टी में तो क्या होगा कि फसल भी अच्छी होगी। और जो पोली मिट्टी होगी, भुरभुरी मिट्टी मतलब एक तरह से होती है ना, कि जब मान लो एक ठोस ज़मीन है, अगर आपने उसमें कोई बीज बोया तो वो उसको पनपने में समय लग सकता है। जो नीचे मतलब मृदा के जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उसको नहीं मिल पाएंगे, पानी शायद उसकी जड़ों तक ढंग से ना पहुंच पाए। तो क्या होता है, जब हम उसको पोला कर देते हैं, मिट्टी को खोदते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं, तो क्या होता है, जब हम उसके अंदर कोई बीज डालेंगे तो उसे अंदर जो ह्यूमस होगा वो अच्छी तरह से मिट्टी में मिल जाएगा। दूसरा, जब हम पानी डालेंगे तो उसको पानी भी अच्छा मिलेगा, श्वसन उसकी जड़ें अच्छे से कर पाएंगी और न्यूट्रिएंट्स भी उसको भरपूर मिलेंगे, जिससे कि जो हमारा बीज है वो अच्छी तरह से उगना शुरू हो जाएगा। इसके आगे है, मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में नियुक्त होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। देखो, जो कोई भी सजीव होता है तो उसकी जो वो हमेशा जो उसका जो बॉडी है वो प्रकृति से ही बनी हुई है, प्रकृति की चीज़ों से ही बनी हुई है। अगर कोई इंसान मर जाता है, मर जाने के कुछ समय बाद क्या होता है कि धीरे धीरे करके वो क्या है, मिट्टी में ही मिलना शुरू हो जाता है। चाहे वो कोई जानवर है, चाहे कोई इंसान है, सजीव है कोई भी, ठीक है। अगर हम उसको मतलब जला रहे हैं तो भी क्या है, वो राख बन करके उस मिट्टी में ही मिल जाता है। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, प्रकृति का एक चक्र होता है जो आपस में क्या है, चलता रहता है। तो उसी तरह से क्या होता है कि मिट्टी में भी कुछ मृत पौधे और जीव जंतु जो होते हैं वो पाए जाते हैं, और अपघटित होने के बाद क्या होते हैं, वो मिट्टी में ही पोषक तत्व के रूप में काम आ जाते हैं, है ना। क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में सहायक है। इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या होता है कि जो हमारी कोई भी पौधा होता है तो मिट्टी की जो कुछ सेंटीमीटर की जो परत होती है वो उसकी वृद्धि में सहायक होती है। तो जो ह्यूमस होता है हमारा, या जो हमारी मिट्टी के ज़्यादा अंदर धसे हुए न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो पोला करने से क्या है, वो ऊपर आ जाते हैं और जो प्लांट होता है उसका अच्छे से यूज़ कर सकता है और अपनी ग्रोथ को अच्छी कर सकता है। इसलिए हमें मिट्टी को तैयार करना या उस पोला करना ज़रूरी होता है। मिट्टी को उलट पुलट एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है कि मिट्टी को उलट पुलट या पोला करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। इसे हल चला कर करते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। मान लो कहीं कोई खेत है, कहीं मोटे मोटे वहाँ पर ढेले पड़े हुए हैं मिट्टी के, कहीं मिट्टी कम है, कहीं पर ज़्यादा बहुत सारी पड़ी हुई है, तो क्या होता है कि इस तरह से खेती नहीं होती है। सिंचाई में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, बुआई में भी। तो हमें क्या करना होता है, वहाँ की सारी मिट्टी को क्या है, समतल करना होता है, जिससे कि इक्वली सभी जो हमने फसल या बोई है वहाँ पर उसको पानी मिल सके और क्या है, जो न्यूट्रिएंट्स धरती के अंदर हैं उसको
प्रॉपर बराबर मात्रा में मिल सकें। तो और यह काम किसके द्वारा किया जाता है? पाटल द्वारा किया जाता है। अगेन यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि मिट्टी को समतल करने के लिए किस औजार का या किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पाटल का यूज़ किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है, इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। तो क्या होता है कि जुताई से पहले हम क्या कर देते हैं, उसमें खाद भी दे देते हैं और खाद मिट्टी में क्या हो जाती है, अच्छी तरह से मिल जाती है। और बुआई से पहले हम खेत में क्या देते हैं, पानी भी देते हैं, जिससे कि जो हमने खाद वगैरह उसमें मिलाए हैं वो बढ़िया से क्या है, सेटल डाउन हो जाए और मिल करके डाउन होने के बाद वो मिट्टी के अंदर अच्छे से उन्हें मिट्टी में मतलब अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। देखिए आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि जो चैप्टर है थोड़ा सा मतलब खेती के ऊपर है, कृषि के ऊपर है, तो कुछ कुछ चीज़ें हैं आपको पता भी होंगी पहले से। जो थोड़े से मतलब खेती वाले बैकग्राउंड से लोग आते हैं तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ईजी होगा समझना, बट जो लोग खेती से बहुत दूर हैं, बहुत कम उनके यहाँ खेती होती है या उनका ध्यान इतना नहीं होता है, तो उनको लिए चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती हैं। तो मैं थोड़ा सा स्लो चलूँगी चीज़ों को ठीक से समझाते हुए, तो जिससे कि आप चीज़ों को क्या है अच्छे से समझ पाएँ। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ आप कोऑपरेट कीजिएगा और ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा कृषि औजार। तो कृषि औजार हमारे किस तरह से होते हैं? अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली, कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। तो अभी हम चित्र को बाद में देखेंगे, पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें हल के बारे में दिया गया है। हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी तथा अथवा अन्य पशुओं, घोड़े या ऊँट की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। तो देखिए पहले आप यहाँ पर देख रह सकते हैं, यहाँ पर दो बैल हैं और ये कोई किसान है अपने खेतों को जोत रहा है इसकी हेल्प से। तो इसमें हल में क्या होता है कि देखो यहाँ पर ऐसे लकड़ी लगी रहती है ना, ऐसे बड़ी सी लकड़ी लगी हुई रहती है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी होती है। देखो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि लोहे की क्या है, मजबूत तिकोनी, जैसे ये इस तरह की मजबूत तिकोनी यहाँ पर लगी हुई है। और इसके बाद है इसे हम क्या कहते हैं, फाल कहते हैं। तो क्या नाम है इसका, फाल है। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शाफ्ट कहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं एक ये लंबी लकड़ी है, तो इसे हम क्या कह रहे हैं, हल शाफ्ट कह रहे हैं। ये लंबी लकड़ी जो है ये वाली हल शाफ्ट है, मतलब यहाँ पर दिखाया गया है। मैं आपको ठीक से दिखा देती हूँ यहाँ पर, अच्छे से दिख जाए जिससे कि तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर इन्होंने इसको इस तरह से दिखाया। तो यही क्या है हमारा, जो बैलों के ऊपर रखा जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी बन के आ सकता है, बैलों के ऊपर जो लंबे रखने वाला बड़ा पार्ट होता है लकड़ी का, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम क्या कहते हैं, हल शाफ्ट कहते हैं। और जो तिकोनी लगी होती है लोहे की, उसे हम क्या कहते हैं, फाल कहते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे शब्द होते हैं जो आपको पता नहीं होते और जिनकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो गलती हमें नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरे सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है। तो एक सिरे पर क्या होता है, हैंडल होता है, और दूसरा सिरा क्या होता है, डंडे से जुड़ा हुआ होता है। देखो ये जोत लगा हुआ है, दूसरा सिरा क्या है, डंडे से, ये वाला सिरा डंडे से जुड़ा हुआ है और ये वाला सिरा क्या है, जोत, यानी कि ये वाला जो पार्ट है मतलब ये इस तरीके से बताया इन्होंने यहाँ पर। जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कुदाली। यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। तो कुदाली आपकी कुछ कुछ खुरपी की तरह होती है ना, इस तरीके की। और उससे क्या है, मिट्टी को अच्छे से मतलब खोदते हैं। जिनके घरों में या गमलों में क्यारियाँ हैं तो आप वो काम करते होंगे, तो आप इस वाली चीज़ से रिलेट कर ही सकते हैं। इसमें लकड़ी तथा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। अच्छा, यह कुदाली दूसरी तरह की है, सॉरी मैंने उसको खुरपी से रिलेट कर दिया, आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। वो खुरपी मतलब दूसरी होती है, यहाँ पर कुदाली दूसरी चीज़ को कहा जा रहा है। तो कुदाली यहाँ पर ये इस तरह की है। तो इसमें देखिए एक मुड़ी हुई प्लेट है, ये पकड़ है, ये हैंडल है,
और ये आपका जोत है और ये आपकी छड़ है। तो इसमें क्या होता है कि ब्लेड की तरह कार्य करता है। इसका दूसरा सिरा क्या है, पशुओं द्वारा खींचा जाता है। इसके बाद है आपका कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर कैसा होता है, आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। तो अभी देख रहे हैं यहाँ पर एक ट्रैक्टर है और इसके पीछे क्या लगा हुआ है, ये कल्टीवेटर लगा हुआ है। तो इससे क्या हो जाता है कि हमारे जो समय और जो श्रम होता है उसकी दोनों की बचत होती है। क्योंकि बैल या कोई भी इंसान उसका हल का प्रयोग करके अगर जुताई करेंगे तो काफ़ी समय भी लगेगा और बहुत ज़्यादा मेहनत भी उसमें लगेगी। पर इस तरीके से जुताई करने में क्या है, समय और श्रम दोनों ही कम लगते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट है बुआई। तो बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों को चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। तो ये तो कॉमन सी बात है कि जितना अच्छा बीज होगा फसल भी उतनी ही अच्छी होगी। तो अच्छी गुणवत्ता के बीज ही क्या हैं, बुआई में यूज़ किए जाते हैं, है ना। तो इसके अलावा यहाँ पर देखो एक चीज़ और यहाँ पर बताई गई है कि आपने कई बार देखा होगा, कभी किसी ने अगर गमले में कोई बीज बोए होंगे या आपकी मम्मी ने या किसी की भी फैमिली में कुछ भी, तो बहुत बार क्या होता है कि जब हम बीज बोने से पहले क्या है उसको रात को पानी में भिगो कर रख देते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है, पहला रीज़न तो इसलिए किया जाता है कि मान लो अगर कोई बीज खराब है और वो पूरा अच्छा नहीं है तो वो क्या है तैर करके ऊपर आ जाता है और नीचे क्या है अच्छे अच्छे बीज रह जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है हम कि अच्छे बीजों को बो सकते हैं। और दूसरा क्या है, वो अच्छे पानी में मतलब पूरा रात डले हुए रहते हैं तो बढ़िया तरह से वो भीग जाते हैं। तो उनकी जो अच्छे से मतलब उगने की जो क्षमता है वो जल्दी बढ़ जाती है, मतलब एक तरह से वो अंकुरित हो जाते हैं। तो उसे हम जब बोते हैं मिट्टी में तो वो जल्दी जड़ पकड़ लेते हैं। देखो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि पानी में बैठ जाते हैं, क्षतिग्रस्त बीज खोखले होते हैं, हल्के होते हैं, दिल पर तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की अच्छी विधि है। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना आवश्यक है। अच्छा, अब बुआई के लिए भी क्या है कि हमारे कुछ औजार होते हैं, तो यहाँ पर ये बात बताई गई है। और देखो सीटेट में क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछे जाते हैं कि मतलब यहाँ पर ये सिचुएशन दे दी जाएगी और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये जो मतलब क्रियाकलाप किया जा रहा है ये क्या दर्शाता है, या इस क्रियाकलाप में क्या समझाने की कोशिश की गई है या क्या दर्शाने की कोशिश की गई है। तो आप चीज़ों को अच्छे से समझेंगे पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। इसके बाद है परंपरागत औजार। तो परंपरागत औजार क्या होते हैं हमारे, जो हमें बीजों को बोआने में हेल्प करते हैं। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे दो किसान हैं और ये बीज बो रहे हैं, तो कीप के आकार का कुछ इन्होंने लिया हुआ है। इसकी जो नली सी है काफ़ी लंबी और बीज डालने का यहाँ पर ऐसे कीप के जैसे बना हुआ है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे इस तरीके से इसमें लगी हुई रहती होंगी, तो कुछ बीज इधर जाएंगे कुछ इधर जाएंगे और क्या है उसको जैसे मिट्टी में धसाएंगे और वो धसा के ऊपर उठाएंगे तो वो मिट्टी के अंदर चला जाएगा और कीप बाहर आ जाएगी। तो इस तरह से क्या है ये बीज बोने का पारंपरिक तरीका है। और इसके बाद एक बीज बोने का हमारी दूसरी तरीका है जो कि आधुनिक है, वो है सीड ड्रिल। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे बीजों को पक्षी द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। तो आप ये देख रहे होंगे कि इस सीड ड्रिल का यूज़ किया जाता है। इससे क्या होता है कि जो आगे वाला सिरा होता है यहाँ से तो आप बीज बो सकते हैं और जो पीछे वाला सिरा है वो वहाँ पर क्या है बीज को ढकता चले जाता है, जिससे कि जो पक्षी होते हैं वो बीज को नहीं खा पाते हैं और इससे क्या होता है समय और श्रम दोनों की बचत होती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बीज को बोने के लिए जिस उपकरण का यूज़ किया जाता है वो क्या है, सीड ड्रिल। और दूसरा क्या है आपका पारंपरिक रूप से यूज़ होने वाला क्या है आपका कीप है, आपकी ये कीप होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
जब आप उसको मतलब देखो, जिन बच्चों को पता होगा, जिन भी एग्ज़ाम देने वाले होंगे, उनको पता होगा कि ये तो होती हैं चीज़ें, उनके लिए बहुत कॉमन है, वो कर ही लेंगे। बट जो पहली बार पढ़ रहे हैं तो वो कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कुछ कुछ नई जो शब्दावली है आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो प्लीज़ आप ध्यान से पढ़िएगा। धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पौध तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर देते हैं। कुछ वन्य पौधे एवं पुष्पीय पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। तो यहाँ पर यह बताने की कोशिश की गई है कि सभी जो आपके बीज होते हैं उनको डायरेक्टली नहीं बोया जाता है। पहले उनको पौधशाला में क्या है, छोटा पौधा उनका तैयार किया जाता है और फिर उनको हाथों द्वारा क्या है, खेत में रोपित किया जाता है। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकालकर हटा दिया जाता है। तो बस यहाँ पर ये बात बताने की कोशिश की गई है कि जो बीज होते हैं उनको एक पर्टिकुलर स्पेस में ही क्या है उगाया जाए, जिससे कि प्रॉपर एक बीज को अच्छे से सूरज की रोशनी और पोषक तत्व और जल पर्याप्त हो सके। अगर हम एक ही जगह पर इकट्ठे ऐसे ऐसे बीज बो देंगे तो उनको कुछ भी चीज़ क्या है ठीक तरह से नहीं मिलेगी और उनमें से कोई भी पौधा अच्छे से तैयार नहीं हो पाएगा। इसके बाद है आपका खाद एवं उर्वरक मिलाना। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। तो क्या होता है कि बहुत बार क्या होता है कि कोई भी किसान है एक फसल को लगातार उगाता चला जाता है, तो क्या होता है, मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो उस उर्वरक क्षमता को बनाए रखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, खाद और उर्वरक का यूज़ करते हैं। तो मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है या पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्र में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है, खेत का भी खाली नहीं छोड़ जाते। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। तो वही बात है जो मैंने आपको ऊपर समझाई थी कि मिट्टी में जो फसल होती है बार बार हम उसको उगाते हैं तो उर्वरक क्षमता कम हो जाती है, और उसकी उर्वरक क्षमता को दोबारा से अच्छा करने के लिए हम उसमें क्या देते हैं, खाद देते हैं। और ज़रूरत से ज़्यादा क्या है, अपर्याप्त, यानी कि मान लो कि किसी खेत में कुछ ही मात्रा की ज़रूरत है, बट लेकिन हमने सोचा नहीं नहीं हम ज़्यादा खाद डालेंगे तो क्या होगा कि हमारे पौधे अच्छे हो जाएंगे और उसे बढ़िया क्या मिलेगी, खाना पीना मिलेगा और अच्छी फसल होगी। बट हो क्या जाता है, उसका अपोजिट हो जाता है और हमारी फसल ख़राब हो जाती है। तो जो खाद होता है उसको भी क्या है, हमें एक पर्याप्त मात्रा में देना होता है। इसके बाद है खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक घंटे से डालते जाते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। तो जो खाद होता है आपका वो कैसा है, एक कार्बनिक या जैविक पदार्थ है, और इसका मतलब ये होता है कि उसको वो प्रकृति में क्या है मिल सकता है और उसको डिकम्पोज किया जा सकता है, और यानी कि वो क्या है, इको फ्रेंडली है। क्या है वो, इको फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट से उसको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो ऐसे कैसे होता है कि जो पादप होते हैं, जंतु के अपशिष्ट होते हैं, उनको एक गहरे गड्ढे में डाल दिया जाता है और वो क्या है, कुछ सूक्ष्म जीव उसमें छोड़ करके उनका अपघटन किया जाता है, और कुछ समय बाद जब वो अपघटित हो जाते हैं तो खाद के रूप में क्या है, उनको हम उसमें अपने खेत में डाल देते हैं। तो वर्मी कंपोस्टिंग जो है आपकी किसके द्वारा की जाती है, केंचुए द्वारा की जाती है। तो यहाँ से अगेन एक क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि जो वर्मी कंपोस्टिंग है वो क्या होता है, वो आपका एक तरह का खाद होता है, खाद बनाने का प्रोसेस होता है, और वो किसके द्वारा होता है, केंचुओं द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं हम। होपफुली आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि चीज़ों को आपको अच्छे से समझाऊँ, जिससे कि आप मतलब इजी लैंग्वेज में समझ सके और क्या है, अपने एग्ज़ाम को ठीक से
अटेम्प्ट कर पाएँ। उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं, वे खाद से कैसे भिन्न हैं? तो जो उर्वरक होते हैं वो हमारे कुछ विशेष पोषक तत्व होते हैं। उसमें क्या होता है कि उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटाश, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो ये क्या होते हैं, आपके उर्वरक होते हैं और इनको कहाँ पर फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। ये आपके जैविक नहीं होते हैं, कार्बनिक नहीं होते हैं, ये अकार्बनिक होते हैं। इनके उपयोग से किसानों को गेहूँ, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। परंतु उर्वरकों के अधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के साथ स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए तथा दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर ये बात बताने की कोशिश की गई है कि जो उर्वरक होते हैं वो खाद से अच्छे नहीं होते हैं। जो खाद होते हैं हमारे, यानी कि जो जैविक खाद होता है वो ज़्यादा बेस्ट होता है। तो हमें उर्वरक को छोड़कर, यानी कि एक इनडायरेक्ट वे में हम ये कह सकते हैं कि केमिकल्स को छोड़ करके हमें खाद का प्रयोग करना चाहिए और जितना भी कोशिश हो सके जैविक खेती की तरफ हमें अपना रुख करना चाहिए। क्योंकि केमिकल वाली चीज़ें क्या करती हैं, हमारी बॉडी को हार्म करती हैं, जिसकी वजह से हम क्या है बीमार होते हैं और नई नई बीमारी हमारे शरीर को लग जाती हैं। देखो फसल तो हम जल्दी प्राप्त कर लेंगे, ठीक है, पर लेकिन क्या होगा, वो जल्दबाजी के चक्कर में हम अपना शरीर क्या है ख़राब कर सकते हैं। तो कोई भी किसान है, कुछ भी है, हमें फसल को बोने से पहले सिर्फ अपना प्रॉफिट ही नहीं देखना है, ये भी देखना है कि जो फसल जो भी लोग खाएंगे और वो लोग खुद भी खाएंगे, उसे किसी को कोई भी नुकसान ना हो। तो हमें क्या है खाद का ही प्रयोग करना है। तो इस तरीके से अलग अलग तरह की लैंग्वेज बन करके भी क्या है क्वेश्चन आ सकता है उर्वरक और खाद को लेकर के, कि उर्वरक आपके मतलब अलग अलग आपके जैसे यहाँ पर क्वेश्चन थे एनपीके, फॉस्फेट और यूरिया, अमोनिया, ये दिए जाएंगे और साथ में वर्मी कंपोस्टिंग। तो आपको पूछ लिया जाएगा कि इनमें से जो उर्वरक हैं आपके कौन कौन से हैं, या क्वेश्चन आ सकता है जो आपका जैविक खाद है इनमें से कौन सा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका बन के आ सकता है। इसके बाद है खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि खाद के यूज़ करने से भी हमें और बेनिफिट हो रहे हैं कि और यह भी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि खाद का ही उपयोग उर्वरक को नहीं यूज़ करके हम खाद का प्रयोग क्यों करें। तो उसका रीज़न क्या है कि वो मिट्टी के गठन को अच्छा बनाती है और जल अवशोषण की क्षमता भी क्या है उसमें वृद्धि होती है। तो इसलिए हमें खाद का प्रयोग करना चाहिए। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। यह फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको लगातार एक ही तरह की फसल को खेत में नहीं उगाना होता है। उसके बाद हमें इस तरह मतलब एक फसल के बाद दूसरी ऐसी फसल उगानी चाहिए जो मिट्टी की जो उर्वरकता है, उसकी जो फर्टिलिटी है उसको अच्छे तरह से बनाए रखे। तो क्या होता है कि यहाँ पर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूँ दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। तो क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारी इस तरह की मतलब फसलें या चारा आता है। एक होता है ढैंचा करके उसको बोलते हैं। ढैंचा एक तरह का चारा आता है, उसको अगर हम खेती में बो देते हैं तो क्या होगा, बोने के बाद में वो मतलब होगा भी, मतलब ग्रोथ भी कर होगी उसकी, और साथ साथ क्या है मिट्टी की उर्वरक क्षमता को भी वो बढ़ाता है। ठीक है। इसके अलावा है कि राइजोबियम बैक्टीरिया फलीदार लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। क्योंकि जो नाइट्रोजन होती है वो हमारी प्लांट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो फलीदार सब्जियां होती हैं, ये राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या करते हैं कि वायुमंडल से नाइट्रोजन का क्या करके स्थिरीकरण करके मृदा तक उसको पहुंचाते हैं, जिससे कि जो उसकी उर्वरक क्षमता है वो अच्छी होती है। देखिए यहाँ पर उर्वरक और खाद के लिए बहुत अच्छा डिफरेंस दिया गया है, जिससे कि आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे।
तो हम उर्वरक के बारे में पढ़ते हैं पहले। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है और खाद क्या है? खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। इसके अलावा उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में होता है, खाद खेतों में बनाई जा सकती है। इसके लिए आपको किसी फैक्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सड़े गले आपकी घर की सब्जियां हैं, पत्ते हैं, जो भी है, तो आप उसको क्या है कि एक खुले जगह में रख के थोड़े बहुत सूक्ष्म जीव, केंचुआ वगैरह डाल करके आप वहाँ पर उस खेत को बना सकते हैं। अलग से कोई फैक्ट्री लगाने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। तो ये कम होंगे, बट लेकिन अगर हम इसका तरीके से और रेगुलरली बेसिस पर यूज़ करेंगे तो हमारी जो मिट्टी है इसकी कमी भी क्या है, पूरी कर सकती है। इसके बाद है खाद के लाभ। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। इसे जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं। अगर हम खाद को यूज़ करते हैं तो खाद के हमारे इतने सारे लाभ हैं, तो हमें खाद को ही यूज़ करना चाहिए अपनी खेती में। इसके बाद है सिंचाई। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपका सिंचाई। तो पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। तो ये भी जरूरी है कि देखो, जल के बिना तो किसी जीव का कोई जीवन ही नहीं है। तो जल हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और 90% जो हमारा पेड़ होता है वो किसका बना हुआ होता है? जल का ही बना हुआ होता है। लगभग आप ये मान कर चलिए कि अगर इतना बड़ा कोई पेड़ है तो इतनी सारा पार्ट उसका 90% जल का ही बना हुआ होगा। जल में घुले हुए पोषकों का स्थानांतरण पौधों के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। तो उसे पीने के लिए तो चाहिए ही, और साथ ही क्या करता है, वो पाले और गर्म हवाओं से भी पानी जो जल होता है यहाँ पर भरा हुआ, उसे पौधे की क्या करता है, रक्षा करता है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। तो यहाँ पर अगेन क्वेश्चन बन सकता है कि निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। तो जो सिंचाई का जो समय होता है वो फसल पर डिपेंड करता है, मिट्टी पर और उसकी भाव की ऋतु पर भी डिपेंड करता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है। तो जब गर्मी में क्या होगा कि भाई इवापोरेशन अच्छा खासा होगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो पानी है खेती का, वो क्या है, पेड़ जल्दी जल्दी उसको पिएंगे। तो हमें वहाँ पर सिंचाई भी जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी। ठीक है। इसके बाद है सिंचाई के स्रोत हमारे कौन कौन से होते हैं? कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मोट यहाँ पर है, तो मोट से किस तरीके से पानी मतलब दिया जा रहा है खेतों में। तो यहाँ पर देखते हैं सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं। कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुँचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हैं। तो कौन कौन से तरीके हैं? वो पारंपरिक तरीके हैं मोट या घिरनी। तो मोट या घिरनी, जैसे आपको यहाँ लगे हो घिरनी लगी हुई है, ये मोट है। तो क्या होता है, पानी से ऐसे खींच खींच के, आपने पिक्चरों में कई बार देखा भी होगा, कई मूवीज़ में, कि पुरानी मूवीज़ में ऐसे पानी खींच करके और पानी को इस तरह से वहाँ पर दिया जाता है। इसके बाद आती है चेन पंप। जो चेन पंप होती है आपकी कुछ इस तरीके से, यहाँ पर चेन होती है, एक पंप लगा हुआ रहता है जिसकी हेल्प से क्या है, पानी नीचे से आता है और पानी इस तरह से क्या है, खेतों में दे दिया जाता है। इसके बाद आती है आपकी ढेकली। तो ढेकली कुछ इस तरह की होती है कि यहाँ पर क्या होता है कि एक भारी पत्थर, इस तरह का सेटअप लगा के, भारी पत्थर लगा के पानी को खींचा जाता है। जब हमें इस डंडी को हल्का छोड़ देते हैं तो पानी बाल्टी नीचे चली जाती है, और ऊपर उठाने के लिए क्या है, हम इस पर यहाँ पर पत्थर लगा देते हैं। इसके बाद आती है आपकी रहट या उत्तोलक तंत्र। तो रहट आपकी कुछ इस तरीके की होती है। तो थोड़ा सा मतलब यहाँ पर इस तरह ये जो पूरा सेटअप लगा हुआ है, इसकी एक कनेक्शन यहाँ पर होता है, और यहाँ पर कोई बैल वगैरह बांध करके वो ऐसे गोल 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 घूमते रहते हैं, और यहाँ से क्या है, पानी नीचे धरती से आता रहता है और गिरता रहता है। और जो बाल्टी मतलब यहाँ से ऐसे भर के आएगा
और फिर ऐसे जाता जाता वो क्या है खेत में गिर जाएगा, और बाल्टी खाली होती होती वापस वहाँ पर जाएगी और बैल घूमता जाएगा और क्या है पानी ऊपर आता जाएगा और बाल्टियाँ भरती चली जाएंगी। इस तरीके से रहट क्या होती है अपना काम करती है। ठीक है, होपफुली आपको चीज़ अच्छे से समझ में आई होंगी। तो एक बार देख लेते हैं। तो पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं? मोट है, चेन पंप है, ढेकली है, रहट है। ये आपके क्या है सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत और सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो जो पंप होता है उसको हम अलग अलग तरीके के ईंधन का प्रयोग करके क्या है चला सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है सिंचाई की कुछ आधुनिक विधियाँ। तो अब देखते हैं आधुनिक विधियाँ किस तरह की हैं। सबसे पहले आता है आपका छिड़काव तंत्र। तो छिड़काव तंत्र में क्या है इस विधि का उपयोग, और इसे क्या कहते हैं स्प्रिंकलर। तो कई बार आपका डायरेक्टली छिड़काव तंत्र ना बोल के मतलब डायरेक्टली हिंदी में ही स्प्रिंकलर लिखा हुआ जाएगा इस तरीके से, है ना, और इंग्लिश में तो लिखा ही आएगा। अगर आपको पता होगा तो कई बार क्या होता है कि हम हिंदी के ही शब्द पर जाते हैं, हमें ये पता ही नहीं होता है, तो हमें कुछ कुछ इंग्लिश टर्म्स को भी याद रखना है जो हिंदी में भी ऐसे ही पूछी जाती हैं। तो इसे हम पढ़ते हैं क्या है इसमें। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। ऊर्ध्व पाइप नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाला नोजल लगे होते हैं। देखो यहाँ पर क्या है कि घूमने वाले क्या है नोजल लगे हुए हैं, ये यहाँ पर घूमने वाले, ये सॉरी ये वाले हैं क्या है ऊर्ध्व तलों पर क्या है नोजल लगे हुए हैं घूमने वाले। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप से में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव लौन, कॉफ़ी की खेती एवं अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे एक सेटअप लगा हुआ है, ये पंप लगा हुआ है। इसको किसी भी हम सौर ऊर्जा या डायरेक्ट आपकी जो बिजली आती है पानी या कोयले से बनने वाली उससे अलग अलग तरीके से बायोगैस से चला सकते हैं। और जब पानी यहाँ से यहाँ पर जाता है फिर इन क्या है पाइप्स में जाता है, और पाइप्स में जाने के बाद इन नोजल ये घूमने वाली होती हैं, ऐसे गोल गोल घूमती रहती हैं और चारों तरफ क्या है पानी का छिड़काव होता रहता है। और ये जो पद्धति है कहाँ पर यूज़ की जाती है, लोन में की जाती है, कॉफ़ी के खेतों में और की जाती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कॉफ़ी की खेती के लिए किस प्रकार की सिंचाई पद्धति का प्रयोग करते हैं। तो वो है आपकी छिड़काव तंत्र या स्प्रिंकलर पद्धति का वहाँ पर क्या है यूज़ किया जाता है। इसके बाद आता है आपका ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। तो इसके बाद आपका ड्रिप तंत्र आ जाता है। तो यहाँ पर भी देखो एक इस तरह का सेटअप लगा हुआ है, पंप की हेल्प से जो है पानी इस पाइप में जाता है। इस बार पानी क्या है जो पौधों की जड़ों तक ही पाइप क्या है पहुंचा हुआ रहता है। ठीक है, सभी आपस में क्या है कनेक्टेड होते हैं, और जब यहाँ से पानी क्या है वापस यहाँ से आकर के इन सब में जाता है तो क्या है बूंद कर करके वो क्या है टपकता रहता है। तो ऐसा जो तंत्र है हमारा कहाँ यूज़ किया जाता है, जहाँ पर कम पानी होता है। ठीक है, या फिर जहाँ पर क्या होता है कि जो आपका पेड़ होता है उसको जो मतलब बूंद बूंद करके पानी की आवश्यकता होती है, मतलब भर के नहीं होती है, हल्का हल्का उसको पानी की ज़रूरत होती है। तो ऐसी जगह पर इसका यूज़ किया जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें पानी का वेस्टेज भी नहीं होता है, और इसको क्या है सर्वोत्तम तरीका माना जाता है। क्या है ये सर्वोत्तम तरीका माना जाता है। इसके बाद आता है आपका खरपतवार से सुरक्षा। तो देखो हमने खेती भी करने के लिए मिट्टी को पोला भी कर लिया, हमने उसकी जुताई भी कर ली है, हमने उसमें सिंचाई भी करी है, हमने उसमें खाद भी दिया है, बीज भी रोपित कर दिया है। और क्या होता है बहुत बार जब हमारी फसल अच्छी होने लग जाती है तो क्या होता है कुछ गंदी घासें आती हैं और वो आ करके क्या करती हैं हमारी फसल को ख़राब करनी शुरू कर देती हैं। और उन गंदी जो जड़ घासें होती हैं, कुछ छोटे छोटे पेड़ उगाते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं खरपतवार कहते हैं। तो उनसे हम कैसे सुरक्षा कर सकते हैं। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि खरपतवार हटाने की जो क्रिया है उसे हम क्या कहेंगे निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं।
तो वो क्या होगा, क्योंकि वो बदतमीज़ पौधा रहता है, तो जो साथ वाला अच्छा पौधा होता है तो उसके भी न्यूट्रिएंट्स क्या है खुद ही खींच लेता है और पानी भी खुद ही खींच लेता है, और उसकी वजह से क्या होता है वो कमज़ोर हो जाता है और ये अपने आप में क्या है ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करने लग जाता है। मतलब मैं आपको स्टोरी की हेल्प से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। तो इस तरह से क्या है कि खरपतवार अपना काम करता है। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए भी विषैले हो सकते हैं। तो कुछ खरपतवार ऐसे नहीं है कि सिर्फ प्लांट को, कई बार वो मनुष्य पक्षियों के लिए भी क्या है विषैले हो सकते हैं। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पन एवं बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़ कर अथवा भूमि के निकट से काट कर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। तो क्या होता है कि खरपतवार को सबसे क्या है कि पुष्पन और बीज बनने से पहले ही क्या होता है उसे उखाड़ना पड़ता है, और क्या है उसको खुरपी या हैरो से क्या है निकाल दिया जाता है, जिससे कि वो हमारी फसल को खराब ना कर सके। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे 2,4-D खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर फुहारा की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका आ सकता है कि खरपतवार नाशी कौन सा है, तो 2,4-D आपका खरपतवार नाशी होता है और क्या करता है। और अच्छी बात यह है कि ये आपको जो अच्छी मतलब जो खरपत होती है उसको तो मार देता है, पर लेकिन जो आपकी फसल है उसको कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो इसलिए क्या है इसका यूज़ खेतों में खरपतवार नाशी के रूप में किया जाता है। और इसे जो मतलब दिया जाता है उसका तरीका क्या है, किस तरीके से ऐसे भर लेते हैं, फेस को अपना पूरे अच्छे से कवर करना चाहिए और ऐसे एक पाइप के साथ ऐसे क्या है ऐसे छिड़काव करते रहते हैं। खरपतवार नाशी से के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः उन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए। तो आप देख ही रहे होंगे इस चित्र में जैसे दिखाया गया है कि खरपतवार नाशी का जो रसायन जिस भी हम का प्रयोग कर रहे हैं रसायन का, उसको उससे मतलब हम खुद भी नुकसान हो सकता है, तो हमें अपनी पूरी सुरक्षा के साथ क्या है उसका यूज़ करना चाहिए। इसके बाद हमारा आता है आई थिंक कि लास्ट पॉइंट है और इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ये है कटाई। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे दरांती है इसकी जिसकी सहायता से गेहूं की कटाई होती है। एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करना होता है, इसे थ्रेशिंग कहते हैं। तो जो मशीन होती है जो मतलब फसल को काटने का काम करती है उसे हम हार्वेस्टर कहेंगे, और बीजों को दानों को और भूसे को अलग करने के लिए जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, थ्रेशिंग होती है, और थ्रेशिंग मशीन भी आती है। यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है जो वास्तव में हार्वेस्ट और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कंबाइन मशीन है, ये फसल को काट भी रही है और साथ में साथ क्या कर रही है वहाँ पर उसको दाने और भूसे को भी अलग कर रही है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर विनोइंग अलग करते हैं, यानी कि क्या होता है कि मान लो किसी का छोटा एरिया है खेत का, तो अब वो इतनी बड़ी मशीन का यूज़ नहीं करेगा क्योंकि उसके पैसे ज़्यादा खर्च हो जाएंगे, तो वो क्या करते हैं फटक कर के मतलब है विनोइंग, जो हम इस तरीके से विनोइंग करते हैं ना कि हल्की चीज़ें क्या होती हैं उससे उड़कर अलग हो जाती है और भारी चीज़ें पीछे रह जाती हैं, तो विनोइंग का प्रयोग करते हैं। तो और विनोइंग की क्या है एक मशीन भी आती है फटकने वाली मशीन। तो जब इसमें जाता है तो विनोइंग होती है, पंखा चलता है तो हल्की जो चीज़ें हैं वो नीचे गिर जाती हैं और जो भारी चीज़ें हैं वो दूसरी तरफ गिरती रहती हैं। इस तरीके से क्या है ये अपना काम करती है। इसके बाद आता है आपका कटाई पर्व। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बस कुछ ही हैं कि कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व होते हैं जैसे पोंगल, वैसाखी, होली, दिवाली, नबान्या, बिहू। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं जब उनके एरिया में क्या होती है कटाई होती है।
इसके बाद आता है आपका भंडारण। भंडारण में क्या आता है, भंडारण से पहले दानों बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। तो अगर हम नमी वाली चीज़ों को डायरेक्टली हम स्टोर करके रख देंगे तो वो ख़राब होने का डर रहता है। तो पहले हम उसको कुछ समय तक धूप में पड़े रहने देते हैं, और जिससे क्या होता है कि उसकी जो नमी है वो चली जाती है, और उसके बाद हम उसका क्या कर लेते हैं, भंडारण कर लेते हैं। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र, बिन्स में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है जिससे उनको पीड़कों जैसे कि चूहा एवं कीटों से सुरक्षा रखा जा सके। तो आप ये देख रहे होंगे कि भंडारण गृह है, देखो अनाज के मतलब जो अनाज है उसको किस तरह से बोरों में भर कर रखा गया है, भंडारण। और ये क्या है, अनाज भंडारण हेतु साइलो। अब ये साइलो है यहाँ पर, जहाँ पर क्या है आपका बीजों को या और तरह की जो फसल वो हमारी तैयार हुई है वहाँ से जो फल हमें मिला है, जो भी मतलब अनाज या कुछ भी है, उसको इस तरह के साइलो में क्या है रखा है। इसके बाद है, नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती हैं। बड़े भंडारण गृहों में अनाज को पीड़कों और सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। तो नीम की पत्तियों को क्या है, मतलब कीटाणुओं से या नमी से, मतलब जो छोटे जीव होते हैं उनसे बचाने के लिए नीम की सूखी पत्तियां भी घरों में रखी जाती हैं। और बड़े भंडार जो गृह होते हैं उनमें पीड़कों और सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है, मतलब उनमें दवाई वगैरह लगाकर छोड़ दिया जाता है जिससे कि जो छोटे जीव होते हैं वो उसे खराब ना कर सके। इसके बाद है, समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। घरों में फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि जैसे डेयरी वगैरह होती है, या बहुत सारे लोग मछली पालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, तो वो आपकी किस में आता है, पशुपालन में आता है। जब कोई बहुत सारे जानवरों को क्या है कि एक साथ पाला जाए, उनका देखभाल, उनकी खाने पीने की व्यवस्था अच्छे से की जाती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, पशुपालन कहते हैं। ठीक है। जो समुद्री इलाके होते हैं, तो अब वहाँ पर क्या है कि भाई पानी ही इतने सारा है, वहाँ पर बोने के लिए ज़मीन नहीं होती है, तो मछली क्या होती हैं, मछली ही उनका क्या है, आपका मतलब उनका साधन होती है, व्यवसाय उनका वहीं से होता है जो उनकी, तो वो क्या करते हैं, मछली वगैरह का क्या करते हैं, पालन करते हैं। मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से कोड लिवर तेल मिलता है जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो कोड लिवर ऑयल है हमें किससे मिलता है, वो हमें मछली से मिलता है, और उसमें किसकी मात्रा पाई जाती है, विटामिन डी की मात्रा पाई जाती है। यहाँ से भी आपका जो क्वेश्चन है सी टेट या यूपी टेट में क्या है, पूछने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो यहाँ से भी आपका एक देखो कई बार हम छोटी छोटी चीज़ों को ही छोड़ देते हैं और वहीं से क्या है, हमारा क्वेश्चन बन के आ जाता है, पर लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें हर उस चीज़ को पढ़ना है जहाँ से हमारे क्वेश्चन पूछने की पूरी पूरी क्या है, संभावना है। और इसी के साथ क्या हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। होपफुली आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लगभग 1 घंटे की होने जा रही है, पर लेकिन क्या है कि थोड़ा देर हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लेकिन कोई भी चीज़ क्या है हमसे छूटनी नहीं चाहिए, नहीं तो हमारे एग्ज़ाम का क्या है, कोई भी क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है, एक छोटा सा रिकैप हम कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या है चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। अपनी बढ़ती जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना होता है। किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर 2 वर्गों में बांट सकते हैं, रबी और खरीफ फसल। जुताई करके मिट्टी तैयार करना और उसे समतल करना आवश्यक है। इस कार्य के लिए हल तथा पाटल का उपयोग किया जाता है। बीजों को उचित गहराई पर बोना, उसके इनके बीच उचित दूरी रखना अच्छी उपज के लिए आवश्यक है। बीजों की अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों को बोया जाता है। सीड ड्रिल की सहायता से बुआई की जाती है। और पारंपरिक तरीका था एक, और क्या था, वो कीप वाला था, बीज बोने का। ठीक है। मिट्टी में पोषकों की समृद्धि और पुनः पूर्ति की आवश्यकता होती है, जिसे कार्बनिक खाद तथा उर्वरक के उपयोग से किया जाता है। फसलों की नई किस्मों के आने से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बहुत वृद्धि हुई है। इसके बाद है, उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। निराई में अवांछित एवं बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। कटाई का अर्थ है पकी हुई फसलों को हाथों या मशीन से काटना। दानों को भूसे से अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है।
बीजों को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण आवश्यक है। पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, इसे पशुपालन कहते हैं। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज आ गई है। तो पहला हमारी फिल इन द ब्लैंक्स है। देखो पहला क्या है, एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को फसल कहते हैं। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी होती है। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगते हैं। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से जल और पोषक आवश्यक हैं। इसके बाद मैचिंग आ गई है, और इस तरह की मैचिंग क्या है एग्ज़ाम में पूछी भी जाती है। खरीफ फसल क्या है यहाँ पर आपकी, खरीफ फसल है आपकी धान और मक्का। ये तो आपकी चना मटर और गेहूँ तो आपकी रबी की फसल होती हैं। रबी की फसल है आपकी गेहूँ चना मटर। और रासायनिक उर्वरक कौन से आपके, यूरिया सुपर फॉस्फेट और NPK भी थे, है ना, अमोनिया, ये सब क्या है आपके रासायनिक उर्वरक हैं। और कार्बनिक खाद कौन से होते हैं, पशु अपशिष्ट, गोबर, मूलमूत्र, अपादप अवशेष, ये आपके होते हैं कार्बनिक खाद। इसके बाद खरीफ फसल के 2 उदाहरण अगर धान और मक्का होंगे, और रबी के होंगे गेहूं और चना। और इसी तरह से आप इसमें 2-4 और ऐड कर लीजिएगा, जिससे कि एग्ज़ाम में अगर अलग से कुछ आए तो भी वो आप उसको कर सकें। इसके बाद है यहाँ पर एक मतलब प्रोसेस, जो तरीका है ना, मैंने शुरू में आपको बताया था क्रम होता है कि पहले क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होता है हमारा मिट्टी, उसके बाद आता है जुताई करते हैं हम, खाद देते हैं, बुआई करते हैं, कटाई करते हैं, सिंचाई करते हैं, और फसल को चीनी मिल में भेजते हैं, या फिर क्या है उनका भंडारण कर लेते हैं कटाई के बाद में। तो इस तरीके से क्या है आपका ये जो चक्र है मतलब क्रम बनता है। ऐसा नहीं है कि पहले आप खाद दे दोगे, उसके बाद आप सिंचाई कर दोगे, फिर मिट्टी का पानी दे दोगे, नहीं, आपको इसी क्रम में चलना होगा। सबसे पहले क्या है आपका, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एक, जिससे कि आप चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएँ। तो सबसे पहले क्या होगा, पहला चरण होगा आपका मिट्टी को तैयार करना है, आपको मिट्टी तैयार करनी है। उसके बाद क्या करना है, दूसरा है आपका जुताई है, फिर आपको क्या करनी है, जुताई करनी है। तीसरा है आपका क्या है, उसमें खाद डालनी है। खाद डालने के बाद आप उसमें क्या करोगे, बुआई करोगे, बीज डाल दोगे। बीज डालने के बाद क्या होगा कि अब भाई बीज भी हमने बुआई कर दी है, बीज डाल दिए हैं, अब उनको भी पानी पीना है, तो हम क्या करेंगे, हम उनकी सिंचाई करेंगे। सिंचाई के बाद एक क्या होगा कि हम एक पॉइंट और आता है इसमें ध्यान नहीं गया है, क्या है वो, खरपतवार मतलब जो होती है हमारी, मतलब उसको हटाएंगे, निराई, या फिर हम यहाँ कह सकते हैं निराई। निराई हम उसकी करेंगे, जिससे कि जो खरपतवार होगी वहाँ से उसको हटा देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी कटाई करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है हम उसकी क्या करेंगे, कटाई। और कटाई के बाद हमारा क्या जाता है, भंडारण। फिर हम उसका क्या कर लेंगे, भंडारण कर लेंगे, या जहाँ पर भी हमें उसको पहुँचाना है मील वगैरह में उसको पहुँचा देंगे। तो ये हमारा क्या है, क्रम होता है करने का खेती। ठीक है, ये आपका पहला है, और लास्ट में आता है ये वाला। तो इस तरह का क्रम आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका क्या है, रहट। देखो यहाँ पर जो आंसर दिए गए हैं वो इस पहेली के हिसाब से हैं। ये जो चित्र यहाँ पर दिया गया है तो मैंने वही आंसर यहाँ पर लिखे हैं। बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल पशुपालन होता है। फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ। फसल पक जाने के बाद को काटना होता है कटाई कहते हैं या हार्वेस्टिंग। शीत ऋतु में उगाई जाने फसलें होती हैं रबी। और इनका समय क्या होता है, अक्टूबर से मार्च होता है। इनका समय क्या होता है, अक्टूबर से मार्च होता है। और इसके बाद है, और ये इनका वर्षा ऋतु वाली का क्या था, जून से सितंबर था इनका। एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं उन्हें फसल कहते हैं। रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं उर्वरक कहलाते हैं। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया होती है निराई। तो इस तरीके से सॉरी क्या होता है कि हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाता है। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो लंबी हो गई है, आप इस पर नहीं जाइएगा। मेरी स्पीड थोड़ी धीरे लग रही है तो उसको स्पीड को बढ़ा करके आप वीडियो को देखिएगा, आपको होपफुली चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी।
और साथ ही साथ अपने नोट्स भी आप अच्छे से बनाइएगा। देखिए, मेहनत का और अपने आप की सक्सेस करने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, आप क्या है, कोई भी एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकते, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आप चीज़ों को पहली बार में ही अच्छे से करें, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही चीज़ें आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए और आपका एग्ज़ाम भी क्रैक हो जाए, तो देखो, आपको चीज़ों को डिटेल में समझना भी पड़ता है, पढ़ना भी पड़ता है, नोट्स बनाने भी पड़ते हैं, रिवीजन भी करना पड़ता है, सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है कि आपने 2-3 कोई वीडियो देख ली एग्ज़ाम से रिलेटेड या खाली खाली PYQs कर लिए तो आपका काम चल जाएगा, नहीं। तो देखो, PYQs भी आपके तभी हेल्प करेंगे जब आपने चैप्टर को डिटेल में पढ़ा होगा। और मैं आपको कह रही हूँ कि ऐसे जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कोई भी नहीं पढ़ा रहा होगा। और सभी क्या है, आपको मतलब सभी लोग आपसे बैच मतलब ख़रीद रहे होंगे, काफ़ी लोगों ने बैच ख़रीदे होंगे एग्ज़ाम को पास करने के लिए। देखो, जिन जो थोड़ी बहुत तैयारी पहले से कर रहे हैं, जिनको पता है कंपटीशन क्या होता है, उनके लिए चीज़ें आसान होती हैं, वो कर सकती हैं। पर जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, जो न्यू कॉम्पिटिटर्स होते हैं, उनको कुछ भी पता नहीं होता है। तो क्या होता है कि मैं काफ़ी महंगे महंगे बैचेज़ होते हैं और यहाँ पर सब चीज़ें आपको फ्री में प्रोवाइड की जा रही हैं। और बिल्कुल वही चीज़ें जो एग्ज़ाम में एग्जैक्टली पूछी जाती है, एज इट इज़ लाइनें वहाँ पर बन के आती हैं, है ना। तो मेरा पर्पज़ यहाँ पर सिर्फ आपको क्या है कि अच्छे से आप चीज़ों को समझें और एग्ज़ाम को क्रैक करें। जैसे मैंने ही अपनी मेहनत पर ही क्या किया था, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था, जो स्ट्रैटेजी के ऊपर मैंने बताई थी कि मैंने जो भी एग्ज़ाम्स दिए हैं, जो भी एग्ज़ाम्स हैं वो कोई भी हो, चाहे वो आपका यूपी टैट हो, चाहे वो आपका सी टैट हो, चाहे वो आपका उत्तराखंड टैट हो, हरियाणा टैट हो, मैंने चाहे वो रीट हो, इवन KVS PRT का भी मैंने एग्ज़ाम दिया था। बट अनफॉर्चुनेटली मैं मतलब उसमें सिलेक्ट नहीं हो पाई बीएड की वजह से। तो क्या है कि मैंने सब चीज़ें अपनी ही सेल्फ स्टडी के बेस पर की हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी क्या है, सेल्फ स्टडी करके सही गाइडेंस में क्या है, अपना एग्ज़ाम पास करें। कि आप लोगों को पता होगा चीज़ें कहाँ से आएंगी और वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, तो उससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है ना। तो इसीलिए मैं आपको चीज़ों को अच्छे से बता रही हूँ। तो होपफुली चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, आप वीडियो को देखिएगा और अपने जो भी जानकार हैं उन तक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और मैं आपके लिए आगे भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर के आऊँगी। और हमारी ये सीरीज़ ख़त्म होने के बाद मैं आपके लिए PYQs लेकर के आऊँगी, सी टैट के और यूपी टैट के भी, जितना भी मुझसे हो पाएगा। इसके अलावा अगर मुझे ऐसा फ़ील होता है कि आप लोगों को नोट्स की भी रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपके लिए नोट्स की भी व्यवस्था करूँगी। बट मुझे उसके लिए चाहिए कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे भी यह फ़ील हो कि हाँ, अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो उस मेहनत के को यूटिलाइज़ करने के लिए कुछ हैं जो उस सच में उस मेहनत को चाहते हैं। तो आप ये करेंगे तो फिर मैं भी आपका बहुत सपोर्ट करूँगी आगे, ठीक है। और ये सब कुछ आपको, इतनी अच्छी वीडियो आपको बिना किसी पैसों के, बिना किसी बैच की मिल रही है, तो इससे बढ़िया बात और कुछ हो ही नहीं सकती है ना। और एक एक चीज़ें मैं बेस्ट से बेस्ट बताने की कोशिश करती हूँ। और आगे हमारी जो भी वीडियोज़ होंगी क्लास 8 की, क्योंकि चैप्टर थोड़े से बड़े होते हैं, क्योंकि बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो चीज़ें थोड़ी सी बड़े लेवल पर आ जाती हैं, मतलब उतने बड़े लेवल पर नहीं आती हैं, पर मैं आपको उसी तरह से समझाऊंगी जैसे कि एक छोटे बच्चे को समझाते हैं, जिससे कि आप चीज़ों को एक बार में ही समझ सकें। तो आने वाली वीडियोस भी आपकी थोड़ी लंबी हो सकती हैं, बट आप अपनी सुविधा के हिसाब से उसको, वीडियो को ज़्यादा स्पीड पे करके देख सकते हैं, उससे आपका टाइम भी बचेगा और चीज़ें आप अच्छे से समझ भी पाएंगे। तो आज हमारा चैप्टर 1 फिनिश हो गया, कल हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे क्लास 8 का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।